दोस्तों, आज हम रूल 14A के बारे में समझते हैं कि भाई इस ये रूल 14A का रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन-कौन ले सकते हैं, इसको विथड्रॉ कैसे करते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली रूल 14A एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, जो कि नॉर्मली 3 दिन के मैक्सिमम एज़ पर लॉ 3 दिन का रजिस्ट्रेशन एक टाइम ब्रैकेट दिया हुआ है उन्होंने कि भाई 3 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। और अगर कंपैरिजन देखिए रेगुलर टैक्स पेयर लगभग 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा भी रजिस्ट्रेशन लग जाते हैं। और वैसे तो इसमें एज़ पर लॉ 3 दिन है, पर मैंने कई कई बंदों का देखा है कि भई ये कुछ 2 घंटे में, 3 घंटे में, कोई किसी-किसी का तो 1 डेढ़ घंटे में भी रजिस्ट्रेशन आ गया है और उन्होंने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया है। सेकंड थिंग इज़ ये इस रूल 14A का सबसे मेन पॉइंट है 2.5 लाख 2.5 लाख B2B टैक्स लिमिट है। तो वो B2B टैक्स लिमिट क्या है और इसमें टैक्स पेयर्स इसमें लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं कि 2.5 लाख फिगर आपका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी क्या है? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। रूल 14A एक्चुअल में क्या है? तो इसे हम फास्ट ट्रैक जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जो 3 दिन में रजिस्ट्रेशन आ जाता है। इसमें B2B मतलब सामने वाले के पास आप पहले तो रजिस्टर्ड हो और सामने वाला जिसको आप सर्विस दे रहे हो या गुड्स बेच रहे हो, तो वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो उस केस को B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। अगर उसका आपके जितने बंदों को आपने सर्विस दी है या जितने बंदों को गुड्स किए पूरे 1 महीने में आपका 2.5 लाख के नीचे है, तब आप ये 14A में रूल 14A में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो सिर्फ B2B आउटपुट टैक्स काउंट है इसमें, ठीक है। B2C मान लीजिए कोई आपने सेल किया, आपने समझो सामने वाले के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपने उनको सेल किया, आपकी जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख के अंदर है और आपने कोई ऐसे बंदों को भी सेल किया जिसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसकी काउंटिंग इस 14A के कंप्यूटेशन में नहीं है। ये दोस्तों रूल जो 14A है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहला कंडीशन इज B2B टैक्स, जिनकी महीने की लायबिलिटी, महीने की जीएसटी की लायबिलिटी 2.5 लाख से कम हो, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई पर। सेकेंड, उनका आधार वेरीफाई होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। और कुछ कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती 14A रूल, बहुत बंदों को कि 14A में आप अप्लाई नहीं कर सकते। उनमें से कुछ है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, नॉन रेसिडेंट्स और बहुत सारे उसमें है जो एक सरकार अपने लिस्ट में डाल सकती है। तो उन बंदों को वो बंदे जो उसमें है इस रूल 14A में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो मेन मुद्दा का बात ये है कि B2C, अगर आप कोई B2C सेल करते हो, मतलब सामने वाला जिस पार्टी को जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसमें वो 2.5 लाख का लिमिट में काउंट नहीं होता। ऑथेंटिकेशन इतना जरूरी क्यों है? इतना जरूरी क्यों कि आधार ऑथेंटिकेशन के बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना? तो सबसे पहली चीज ये फ्रॉड प्रिवेंशन। तो फेक रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए ये सबसे पहला चीज करा जाता है कि आधार ऑथेंटिकेशन करा जाए। सेकेंड इज ओटीपी वेरिफिकेशन, रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल से वेरीफाई होता है। थर्ड इज मैंडेटरी स्टेप, बिना ऑथराइज किए रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी अगर वो खुद बंदा नहीं है, अगर आधार वेरीफाइड नहीं है, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड नहीं है और मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन कितने जल्दी आ जाता है? मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन लिया है इसमें, तो बहुत बंदों का तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे या 5 और 6 घंटे विद इन नेक्स्ट डे भी आ गया। पर एज पर लॉ की बात करें तो इसमें लॉ में एक 3 दिन वर्किंग डे का साइकिल बताया गया है। तो एप्लीकेशन सबमिट कैसे करें? तो जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म RAG1 भरिए, आप आधार ऑथेंटिकेशन करिए, ओटीपी या बायोमेट्रिक से वेरीफाई करिए। 3 वर्किंग डे में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन के बाद ऑटोमेटिक अप्रूवल आपको मिल जाता है। हमारी तरफ से आपको क्या टिप है? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में 7+ दिन लगते हैं। रूल 14A
से ये सिर्फ 3 वर्किंग डे में हो जाता है, प्रैक्टिकली एक दिन में भी आ जाता है रजिस्ट्रेशन। तो रूल 14A आपके लिए एज एन टैक्स पेयर बहुत बढ़िया है, प्रोवाइडेड आपकी B2B सेल एक महीने में 2.5 लाख के ऊपर ना। तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लेते हैं रमेश जी की दुकान की, कि भाई अगर रमेश जी की दुकान में B2B सेल हुई, मतलब कि भाई रमेश जी तो खुद रजिस्टर्ड है ही, उन्होंने ऐसी पार्टी को सेल किया जो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और उस पार्टी को सेल करके या सर्विस करके उसमें जीएसटी की लायबिलिटी जो आ रही है वो 1,80,000 की आ रही है, जो रजिस्टर्ड डीलर को उन्होंने सप्लाई करी। और वॉक इन कस्टमर्स बंदे आए जो जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन बंदों को सेल या सर्विस करने के बाद उनकी जीएसटी लायबिलिटी बन गई 4 लाख रुपए। तो इस केस में भी सिंस B2B जो सेल है वो 2.5 लाख तक है, तो उस 2.5 लाख से कम है, तो उसमें 14A में वो एलिजिबल हो जाते हैं। दो B2C टैक्स काउंट, B2C के सेल्स ज्यादा है और 2.5 लाख के ऊपर भी है 4 लाख, उस केस में भी ये 14A उन पे लागू है। रमेश जी इनमें 14A में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत फटाफट आएगा, प्रोवाइडेड B2B सेल, जो B2B सेल करके उनकी टैक्स की लायबिलिटी एक महीने में 2.5 लाख से कम। मान लीजिए कि अगर ये 2.5 लाख की लिमिट कभी क्रॉस हो गई, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो एक वो जो आपका जीएसटी का लॉगिन करना है, वहां RAG 32 फाइल करें आप उस टैक्स पीरियड के बाद तुरंत, जिस आपको लगे कि भाई अब मेरा 2.5 लाख के ऊपर जा हो रहा है, तो उस टैक्स पीरियड के बाद RAG 32 फाइल करें, विड्रॉल ऑर्डर का वेट करें ऑफिसर अप्रूवल मिलने तक। अगले महीने से हायर रिलायबिलिटी पास पीरियड अमेंड नहीं होंगे। तो बोलने की बात यह है कि जो आपने काम कर लिया वो अमेंड नहीं होगा। हाँ, फ्यूचर अगर ऑफिसर उसको अप्रूव कर देता है कि भाई चलिए वो रूल 14A से आपको रेगुलर टैक्स पेयर में आपको शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आप सिंस रेगुलर टैक्स पेयर है, तो उस केस में आपके फ्यूचर में जो भी आपको सेल बिल्स करने हैं, जहां आपकी सेल बिल्स पे, आपके सर्विस पे, आपके गुड्स पे 2.5 लाख के ऊपर की लायबिलिटी बन रही है, उस केस में आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका ऑफिसर उसको अप्रूव कर दे। आप अगर कभी भी आपका 2.5 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाए तो उसको आप डिले ना करें। डिले करने से कैंसिलेशन प्रोसीडिंग होती है और पेनल्टी का भी रिस्क है कि भाई ऑफिसर की नजर में अगर आ जाए कि भाई इन्होंने 2.5 लाख के ऊपर सेल करी है, 2.5 लाख के ऊपर सर्विस दिया है, तो आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है और उस पर पेनल्टी भी लग सकता है। ये जो रूल 14A है, ये एक स्टेट एक रजिस्ट्रेशन रूल है। इसमें ऐसा नहीं कि एक स्टेट में रूल 14A के अंदर आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सको। अगर आपको रूल 14A का रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो एक ही पैन से एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है रूल 14A के अंडर मिलेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट में, तो दूसरी 14A में रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगी। कभी 2.5 लाख के ऊपर आपकी लायबिलिटी बन रही है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा बिजनेस अब ग्रो हो गया है और आपको इस रूल 14A से निकलना है, तो इससे ऑप्ट आउट कैसे करते हैं आपको? तो अगर आपकी बिजनेस ग्रो हो गई है और आपकी लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा होने लगी है, तो आप फॉर्म RAG 32 फाइल करके रूल 14A से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर विड्रॉल की प्री कंडीशंस क्या है कि भाई किन कंडीशंस में आप विड्रॉल कर सकते हो, या आप, मैं बोलने का मतलब है कि कौन से कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी आप विड्रॉल कर सकते हो और रूल 14A से निकल सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2026 से पहले का है, तो मिनिमम 3 महीने का रिटर्न आपको फाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद का रजिस्ट्रेशन है आपका, तो मिनिमम एक टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल होनी चाहिए। और हमेशा ये जरूरी बात याद रखनी है कि रजिस्ट्रेशन डेट से एप्लीकेशन डेट तक सारे ड्यू रिटर्न्स फाइल्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रिटर्न्स पेंडिंग हो और आपने विड्रॉल एप्लीकेशन डाल दी, वो विड्रॉल एप्लीकेशन आपकी अप्रूव नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर।
तो हमारे तरफ से एक छोटा सा एक टिप है कि भाई REG 32 फाइल जब आप करें तो पहले से अपनी सारी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस जरूर चेक कर ले, और अगर कोई पेंडिंग रिटर्न है तो वो जरूर फाइल करके क्लोज करें। तो जीएसटी पोर्टल पे विड्रॉल आप कैसे करें? सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है एक्सेस द जीएसटी पोर्टल। सेकंड इज आपको क्लिक करना है सर्विसेज, जो कि आप लॉगिन करते ही आपको एक सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाएगा। सर्विसेज में ओपन सर्विस मेनू। थर्ड, रजिस्ट्रेशन को क्लिक करें, सेलेक्ट 14A रजिस्ट्रेशन। फोर्थ प्रोसेस इज अप्लाई, चूज विड्रॉल फ्रॉम 14A और उसको ऑथेंटिकेट करिए, उसमें रीजन डालिए कि क्यों आपको रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करना है, रूल 14A से निकलना है। आधार OTP डालिए और आपको सबमिट कर दीजिए। ये लिंक सिर्फ तब दिखेगा जब आप रूल 14A के अंडर रजिस्टर्ड और एक्टिव हो। ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A बाय डिफॉल्ट नो सिलेक्ट होगा। तो आधार और ऑथेंटिकेशन जो हो वो विड्रॉल के लिए भी जरूरी है। अगर आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी हो तो वो मैंडेटरी है, इनकी आधार ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोमोटर हो या पार्टनर हो तो कम से कम एक प्रोमोटर या पार्टनर की ऑथेंटिकेशन भी करनी होगी। OTP या बायोमेट्रिक, वो डेटा एनालिसिस के बेसिस पर सिस्टम डिसाइड करेगा कि भाई आपका OTP से हो जाएगा या आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग जब आप विड्रॉ करो तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। 2-3 चीज आप नहीं कर सकते। अगर आपने रूल 14A से अप्लाई, आपको ऑप्ट आउट के लिए अप्लाई किया हुआ, तो उसमें 2-3 चीज आप उस समय नहीं कर सकते। जब आप REG 32 पेंडिंग हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। फर्स्ट, कोर अमेंडमेंट फाइल नहीं कर सकते। कोर अमेंडमेंट मतलब कि एक मेजर चेंज, कोई एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, फर्म का नाम नहीं चेंज कर सकते, मतलब बिग थिंग्स नहीं आप चेंज कर सकते। और इवन नॉन कोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक ऑप्ट आउट करने के लिए ऑप्शन है, आप उसमें उस रजिस्ट्रेशन जो आपने अप्लाई कर रखा है 14A में, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। सेल्फ आप कैंसिलेशन में नहीं कर सकते जब तक कि आपका वो अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है, तब तक आप ऑफिसर आपका या तो अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, तब तक आप एक सेल्फ कैंसिलेशन में नहीं कर सकते। विड्रॉल के बाद क्या होगा कि भाई आपका विड्रॉ हो गया, ऑफिसर ने उसको अप्रूव कर दिया, अब क्या होगा? तो ऑर्डर अगर पॉजिटिव आ जाता है आपके, मतलब आपका 14A में जो आप ऑप्ट आउट करना है, ऑफिसर उसको अप्रूव कर देता है, तो अगले महीने से आप एक रेगुलर टैक्स पेयर बन जाते हो और उसमें आप प्रॉपर फिर अपना, अगर आपकी लायबिलिटी 2.5 लाख के ऊपर होती है तो आप वो प्रॉपर इनवॉइस कर सकते हो और उसको GST रिटर्न में फाइल भी कर सकते हो। तो ऑर्डर मिलने के बाद अगले महीने के पहले दिन से आप 2.5 लाख से ज्यादा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, अगर विड्रॉल ऑर्डर से पहले की पीरियड की लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा अमेंट नहीं कर सकते आप। सिर्फ फ्यूचर मंथ्स के ही हायर लायबिलिटी डिक्लेयर होगी। पास्ट में नहीं, आप पास्ट अगर ऑर्डर मिलने के बाद आप फ्यूचर के चेंजेस कर सकते हो। पर अगर आपने सोचा कि भाई मेरा ऑर्डर आने से पहले आपने कोई ऐसा इनवॉइस या सेल की इनवॉइस या सर्विस की इनवॉइस रेज कर चुके हैं जिसकी लायबिलिटी 2.5 लाख के ऊपर है, तो उस केस में आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। एग्जांपल भी ले लेते हैं सुनीता जी का। सुनीता जी की ग्रोइंग बिजनेस है, तो पहले सुनीता जी रूल 14A में थी, मंथली लायबिलिटी खाली 1.5 लाख थी, बिजनेस छोटा था। अब क्या हो गया, बिजनेस बढ़ गया है, लायबिलिटी 3.5 लाख रुपए हो गई है मंथली। अब रूल 14A से बाहर निकलने जरूरी है। अगर सुनीता जी को तुरंत REG 32 फाइल करना हो चाहिए, डिले से पेनल्टी या रिस्क भी हो सकता है। हमारी तरफ से एज एन चार्टर अकाउंटेंट की हमारे तरफ से क्या आपको प्रैक्टिकल एडवाइस है? एक तो सबसे पहले अपनी मंथली लायबिलिटी ट्रैक करें कि भाई ऐसा तो नहीं किसी मंथ में आपकी लायबिलिटी 2.5 लाख के ऊपर हो जाए और आपको पता नहीं चले। जब रिटर्न फाइल करने जाते हो वो आपको अलाउ नहीं करती, और अगर ऑफिसर की नजर में आ जाए और आपकी 2.5 लाख के ऊपर की लिमिट है तो वो आप पे पेनल्टी भी दे सकता है, आपको नोटिस भी इशू कर सकता है, आपको मतलब अननेसेसरी कंप्लायंस में फंस जाओगे आप। तो एक छोटा सा चीज करें कि आप मंथली लायबिलिटी जरूर ट्रैक करें अपना।
सेकंड, आधार मोबाइल नंबर से लिंक जरूर रखें, क्योंकि अगर आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता है ना तो आप 14A में अप्लाई रूल 14A में जा सकते हो, नया रजिस्ट्रेशन ले सकते हो ना। उस पे अगर समझो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया पर बाद में मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया, अब आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप यूज करने लगे, इन दैट केस आप ये 14A से आप निकल भी नहीं सकते जब तक कि आपका आधार पे आपका ओटीपी नहीं जाए, आपका मोबाइल में ओटीपी नहीं जाए। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल थिंग है कि भाई आधार और मोबाइल नंबर हरदम लिंक रखें और मोबाइल नंबर करेक्ट रखें उस पे। थर्ड थिंग इज रिटर्न टाइम पर भरे और बिफोर विड्रॉल, कि रिटर्न सब भरे विड्रॉल से पहले। थर्ड फोर्थ इज सीए से प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले।